आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का। एनसीईआरटी का तो चैप्टर नंबर 9 होगा। इस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और मोशन के क्या नियम हैं, क्या लॉज हैं, वो पढ़ेंगे। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, राइट। फोर्स जो पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं कि अ पुल और पुश ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। सिंपल यही फोर्स है, लेकिन अब इसको कई तरीके से, कई एग्जाम्पल से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे फोर्स का डेफिनेशन हम लोग अगर लिखें, सिंपल जो आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स क्या है? तो फोर्स है अ पुल या पुश, ठीक है, अ पुश और पुल, राइट, on a body is called force। फोर्स का सिंपल डेफिनेशन हो गया। अब जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे इसी पेज को हम खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं या फिर उधर लेके जा रही है, एक फोर्स है। मेज पे रखी एक टेबल है, उसको हम धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, वो फोर्स है। किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो भी फोर्स है, राइट। तो फोर्स का मतलब ये हुआ कि किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ एक प्लेस पे, उसके प्लेस में जो उसके पोजीशन में जो हम चेंज करते हैं, उसी को कहते हैं फोर्स। जैसे मान लो ये पेन रखा है, अब इस पेन पे अगर हम ऐसे फोर्स लगाएं, चेंज हो रहा है, इसके पोजीशन में चेंज हो रहा है। या तो पुल कर सकते हैं या तो पुश कर सकते हैं, ऐसे या तो ऐसे, इसी को हम फोर्स कहते हैं। अब एक होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स में क्या होगा? किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे धक्का लगा रहा है, ऐसे पुश कर रहे हैं, तो क्या एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि फोर्स इधर लगाएंगे और इधर जाएगा, नहीं, जिस डायरेक्शन में लगाएंगे उसी डायरेक्शन में जाएगा, उसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स अभी हमने बताया। लिखेंगे कैसे? सिंपल, द डायरेक्शन इन पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी डायरेक्शन में होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लिखते हैं, द डायरेक्शन इन विच, थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, द डायरेक्शन in which a body is pushed or pulled is called क्या? The direction of फोर्स। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को एक डायरेक्शन में हमने ऐसे, ठीक है, फोर्स लगाया, इसी वजह से इसका नाम हो गया क्या? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये जो फोर्स है, ये कौन सा? यही जो फोर्स अभी मैं लगा रहा था, ये जो फोर्स है क्या कर सकता है, मतलब इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे? बहुत सारे इफ़ेक्ट होंगे। अभी मान लो पढ़ते वक्त गुस्सा आ गया, किसी को मार दिए, अरे मैं नहीं, मैं कैसे मार सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं मारता ही नहीं, ठीक है। तो वो एक तरह से फोर्स हो गया। अब मान लो कोई जा रहा है रास्ते में, उसको पकड़ लिया अचानक, तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, उसका मूड भी चेंज कर दिया। अरे मूड की बात नहीं कर रहा, मतलब वो एक डायरेक्शन में जा रहा था, ऐसे रास्ते से पकड़ लिया, ऐसे खींच दिया, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। जैसे मान लो ये लुढ़क रहा है, हम इधर से वो कैसे कर दिए, तो इसका डायरेक्शन चेंज कर दिए। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो फोर्स है, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा,
यानी कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। क्या क्या इसका इफेक्ट होगा भाई, चलो देखते हैं। सोच के बताओ, सोचो 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 सोचो, सोच के बताओ। वैसे तो सब आता है क्या, तो सिंपल पहले हम कह सकते हैं क्या, ये जो फोर्स है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, यानी कि मोशन में ला सकता है। लिख भी लेते हैं, अ फोर्स कैन मूव, राइट, सही बात है, मूव कर सकता है। मूव अ स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, रेस्ट पे हो, ठीक है, उसमें कोई मोशन ना हो, तो जब उसमें हम फोर्स लगाएंगे तो मूव करने लगेगा, राइट। जैसे क्लास में दोस्त के साथ अगर कोई बच्चा बैठा है तो मजाक करने के लिए कोई किनारे से उसको ठोक देता है, मतलब मार देता है, तो सडनली वो देखता है कौन मारा, अरे कोई मारा होगा, सोचता रह जाता है बच्चा। तो एक तरह से वो फोर्स लगाया, चेंजिंग ला दिया उसके डायरेक्शन में, उसके स्टेशनरी पोजीशन में, चुपचाप बैठा था बेचारा, ठीक है। अब अब बताओ, अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं तो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं क्या। फोर्स कैन, क्या कैन स्टॉप, कैन, तुम नहीं भाई, तुम लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। A force can stop a moving body, मूविंग बॉडी दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है कैमरा में, ओके। तो इसमें अगर कोई स्टेशनरी को मोशन में ला सकता है तो मोशन को स्टेशनरी में लेके जा सकता है, और क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, है ना, चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, सिंपल। ये इतना तो लिख ही लोगे ना यहाँ तक, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या टाइम वेस्ट करें। चेंज द स्पीड ऑफ, चेंज द स्पीड, दिख रहा, यस, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी। जैसे कोई साइकिल चला रहा है, पीछे से धक्का दे रहे हो भाई, अब धक्का दे रहा तो उसका स्पीड तो बढ़ेगा ही, या खींच लिए अगर उसको, है ना, पुल कर दिए तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं, हाँ, जैसे फुटबॉल है उसमें हवा कम है तो उसको दबा के ऐसे उसका शेप साइज भी चेंज कर सकते हैं। द फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। इतना काम तो कर ही सकता है, इतने ही काम करता है, ठीक। इसी को कुल मिला जुला के हम कहते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हो तो उसे मोशन में लेके आए, कोई मोशन में हो तो उसे रोक सके, डायरेक्शन चेंज कर सके, शेप साइज चेंज कर सके, जैसा कि अक्सर हम लोग घर पे स्कूल में करते रहते हैं। कहीं भी कुछ दिख गया, दबाना तोड़ना, पेन का कैप है उसको दांतों से तोड़ना, साइज चेंज करने लगते हैं, है ना। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं। अब ये तो फोर्स की बात हमने कर लिया, लेकिन मान लो ये पेन है, इसको दो लोग दोनों तरफ से खींच रहे हैं, एक इधर से एक इधर से, है ना, अब दोनों इक्वल अमाउंट में अगर फोर्स लगाएं तो ये पेन यहीं का यहीं रह जाएगा। जैसे टग ऑफ वार में, जैसे रस्सी को जो खींचना खेलते हैं खेलों में, ये रस्सी है, मान लो इधर से कुछ लोग खींच रहे हैं, इधर से कुछ लोग खींच रहे हैं, दोनों का फोर्स बराबर तो रस्सी कहीं नहीं जाएगी। लेकिन उनमें से किसी एक तरफ भी अगर फोर्स अधिक हुआ तो वो रस्सी उधर चली जाएगी, दूसरे साइड वाले गिर जाएंगे। तो उसे कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अब हम बात करेंगे, क्या बात करें, बात तो कर ही लिया, लिखना है ना, तो हम लोग लिखेंगे और बात भी करेंगे बैलेंस्ड फोर्स एंड
एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो हम लोग बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की बात करेंगे। तो अभी हमने देखा, क्या हमने बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी वस्तु पे, किसी निकाय पे, किसी सामान पे दोनों तरफ से डायरेक्शन अलग अलग हो तभी इक्वल होगा, या फिर ऐसे हो सकता है ये रिजिड है सॉलिड, इस पे दोनों इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाएंगे तब भी ये कहीं नहीं जाएगा, तब ये क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्स होगा। ठीक, 2-4 लाइन अंग्रेजी भी लिख लेते हैं, क्या होगा बैलेंस्ड फोर्स में पहले लिखता हूँ। ठीक है, ये बैलेंस फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, लिख ही लेता हूँ बैलेंस्ड फोर्स। ठीक, तो बैलेंस्ड फोर्स होता क्या है, लिखना बताना तो पड़ेगा ना, हाँ बताना है। ठीक है, इफ द रिजल्टेंट, क्या, इफ द रिजल्टेंट, इफ द रिजल्टेंट of, if the resultant of all the forces, of all the forces acting, forces acting on a body, acting on a body, acting on a body is zero, तब क्या होगा, the forces are called, the forces are called balanced force। समझ में आया कैसे? अब यह एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ऐसे किसी मेज पर रखा गया है, ये मेज है। ठीक, इस ऑब्जेक्ट पे 4 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है, 4 ही न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है, तो हो गया ना बैलेंस। अब नीचे की बात करती है, इस पे रखा गया है, ये रखा है तो इससे रिएक्शन फोर्स, यानी कि यहाँ ऊपर की तरफ से रिएक्शन फोर्स लगाएगा, तो ये इसको बैलेंस कर लिया। ये किसको बैलेंस करेगा, तो इसका जो वेट है, इसका वेट नीचे की तरफ जो लगेगा ग्रेविटी की वजह से mg, तो ये चारों एक दूसरे को बैलेंस कर लिए। अगर इधर 5 न्यूटन होता तो ये ऑब्जेक्ट इधर खिसक जाता, क्योंकि ये कम पड़ जाता ना, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाता, राइट। लेकिन ये क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स हो गया। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट पे यहाँ रखा हुआ है, फिलहाल ये तो हमने दोनों तरफ फोर्स लगा के बता दिया, लेकिन अगर इस पर एक तरफ ना लगे, फिर भी नहीं खिसक रहा, फिर भी जैसे 100 kg का कोई सामान है, बोरा है, बॉक्स है, कुछ भी है, ले लिया, ये है। ठीक, अब ये तो समझ में आ रहा है कि इसका वेट नीचे काम करेगा, इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा। इधर एक फोर्स लगा दिया, लेकिन फिर भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। अरे भाई, ये ऑब्जेक्ट और ये जो मेज है, इसके बीच में एक फोर्स लगेगा जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, इसीलिए ये अगर छोटा बच्चा है या फिर सफिशिएंट अमाउंट में फोर्स नहीं लगाएगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, राइट। ये फ्रिक्शनल फोर्स जब तक ओवरकम नहीं होगा तब तक यह बॉक्स आगे नहीं जाएगा। तो वही ये फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए इसमें क्या लगाते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। जैसे ऑयल लगा दिया साइकिल में, जब जो व्हील होता है, व्हील उसमें ऑयल छोड़ते हैं ताकि आसानी से चले वो। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस फोर्स। अब इसी में देख लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। हमने बाउंड्री बना दिया। अभी अनबैलेंस में होगा क्या, जैसे बैलेंस में देखें थोड़ा सा चेंज होगा। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अभी हमने दिखाया भी, फिर से बना लेते हैं। ये हो गया, इधर एक फोर्स लगा दिया,
इधर इसका वेट mg नीचे लगेगा, इसी को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। या फिर इसको ये भी कहते हैं, जैसे अगर ये बॉक्स है तो ये हो जाएगा क्या, वेट ऑफ बॉक्स, ठीक। ऊपर लगेगा क्या लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, फोर्स ऑफ रिएक्शन। और इधर इसके अपोजिट में लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये अनबैलेंस कब होगा, ये दोनों तो हमेशा एक दूसरे को बैलेंस किए रहेंगे, लेकिन जब F क्या हो जाएगा, F ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, यानी जो फ्रिक्शन लग रहा है इस बॉक्स और इस ऑब्जेक्ट यानी जो मेज लिया गया है, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स अगर वो कम हो जाए, यानी कि फोर्स हम ज़्यादा लगा तो ये मूव करने लगेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। और जब अनबैलेंस्ड होगा तो ही ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट होगा, यानी कि मूव करेगा। इसका भी डेफिनेशन वही है, तो डेफिनेशन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ, देखो यानी हमने जो बैलेंस फोर्स में देखा था रिजल्टेंट 0 होगा, और इसमें क्या होगा, रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट 0 द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे इस डायग्राम में देख लिया हमने कि F क्या है, F इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट मीन दैट व्हाट, F इज मतलब F ज़्यादा है, वही सिंपली ग्रेटर, ज़्यादा है तो ही क्या कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये हो गया अनबैलेंस। ये भले इसको बैलेंस किया लेकिन ये इससे बैलेंस नहीं है, इसलिए इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन होगा, ठीक है, राइट, ओके। अब जब फोर्स की बात करें, फोर्स तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पे मैं बता देता हूँ कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma होगा। ma क्या होता है, ये मास हो जाएगा, ये मास होगा, ठीक है, और इसको कहते हैं एक्सेलरेशन, जो पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये फोर्स है, तो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट ही क्या होता है, फोर्स होता है। तो यहाँ से हो गया, अभी आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर भी जान लेते हैं। और फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन, इसको शॉर्ट फॉर्म में मतलब N से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसी 1 न्यूटन को फिर आगे बताएंगे भी कि ये 1 न्यूटन है, इसका हो जाएगा किलोग्राम और इसका होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से 1 न्यूटन को हम डिफाइन भी करते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लेकिन ये अनबैलेंस में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे टग ऑफ वार करते हैं तो उसमें एक साइड अधिक लोग हो गए या कम हो गए, या फिर किसी का स्ट्रेंथ अधिक है तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, तो भी एग्जाम्पल हो गया टग ऑफ वार भी, ठीक है, किसका, अनबैलेंस्ड फोर्स का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे दो लड़के आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं तो एक जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसकी तरफ चला जाएगा दूसरा वाला भी, तो ये भी अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। अब हम जब इसकी तरफ चल रहे हैं, किसकी तरफ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। एक्चुअली यह 3 तरह का होता है, मतलब कैसे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता है, सबसे पहले इसको तो गैलीलियो अंकल ने दिया था, गैलीलियो अंकल। इस फर्स्ट लॉ को हम, जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है, इसको हम गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही बताया था इसके बारे में, बाद में न्यूटन ने इसको डिस्क्राइब किया, ठीक है, फॉर्मूला दिया, बताया, लेकिन स्टार्ट किसने किया, गैलीलियो अंकल ने, तो इसीलिए इसे गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ओके।
तो हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मोशन से तो कुछ और याद आ गया, ही। चलो छोड़ो यार। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हमने बताया क्या, 3 लॉज हैं। पहला न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखते हैं इसको। तो ये हो गया क्या, न्यूटन हैज़ गिवन 3 laws to describe the motion of bodies. These laws are known as Newton's law of motion। यानी कि न्यूटन ने क्या किया, 3 laws to describe, यानी कि किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्क्राइब करने के लिए 3 laws दिए, उसी को कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जिसमें हम पहले लॉज की बात करेंगे। पहला लॉज है क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसी को हम गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गए यहाँ पे आई होगा, ठीक है। गैलीलियोस, तो गैलीलियोस लॉ ऑफ मोशन, गैलीलियोस लॉ ऑफ मोशन। इसलिए क्योंकि अभी हमने पहले बताया ही, ये सबसे पहले इन्होंने ही इसको बताया था, डिस्क्राइब किया था, बट बाद में न्यूटन ने इसको अच्छे से क्वेश्चन का रूप दिया, लॉ का रूप दिया, ठीक है। तो अब ये न्यूटन फर्स्ट लॉ होता क्या है, एक्चुअली इसमें ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका ही रहेगा, अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा। कब तक, जब तक कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे ना लगे, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे मूव करा रहे हैं तो ये पेज और इसके बीच का फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसको रोक रहा है, नहीं तो इस पर अगर हम फोर्स लगा दें ऐसे तो ये मूव ही करता रहेगा, ठीक है। तो यही है क्या, फर्स्ट क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका रहेगा तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे ना लगाए, या अगर ये मूव कर रहा है तो ये मूव ही करता रहेगा, कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे ना लगाए, ठीक है। A body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed, right? Uniform speed unless it is compelled by an external force। मतलब वही हुआ जो हमने बताया। ये अंग्रेजी था, अंग्रेजी बोलना पड़ता है, क्या करें, है ना। इतना तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये रहा डेफिनेशन। A body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force। समझ में आया, तो इसको लिख लो फटाफट, है ना। अब इसमें कुछ चीज़ और देखते हैं, जैसे इसको हम इनर्शिया भी कहते हैं, ये तो बता दिया। यह जो इनर्शिया है यह मास पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, ठीक। और क्या, मतलब ये जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ में जैसे हम बात करेंगे उसमें आएगा मोमेंटम। तो सबसे पहले हम क्या करें, मोमेंटम को डिफाइन करें। हम लोग मोमेंटम पढ़ेंगे, उसके बाद से सेकंड लॉ पढ़ेंगे। तो मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम
मोमेंटम, मोमेंटम का सिंबल पी लेते हैं यहाँ पे, ठीक। एक्चुअली मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दे तो वो मोमेंटम हो जाता है, ठीक है। अब देख लो, अब मोमेंटम को हम पी से दिखाते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लिया जाए, अब लिख रहे हैं तो ये लिख लिया जाए। ओके, ये मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। अब मोमेंटम किसी का कैसे पता करेंगे, कितना ज़्यादा है कितना कम? सिंपल यहाँ दिख रहा है, ये दोनों पे डिपेंड करेगा। अगर मास अधिक हुआ तो भी मोमेंटम अधिक होगा, वेलोसिटी अधिक हुआ तो भी होगा, है ना। तो ये P क्या है? मोमेंटम। M क्या है? मास हो गया। V क्या है? वेलोसिटी हो गया। तो इसको लिख लेते हैं, फिर डेफिनेशन लिखते हैं। नहीं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बारे में लिखेंगे हम लोग। तो डेफिनेशन क्या होगा? सिंपल वही जो हमने बोला, द momentum of a body is defined as the product of mass and velocity, ठीक है। अब वही फॉर्मूला फिर यहाँ नीचे लिख लेते हैं, P इज इक्वल टू mv। अब ये सिंबल तो बताना पड़ेगा ना, है क्या? तो P हो गया मोमेंटम, M हो गया मास, V हो गया वेलोसिटी। चलो वेलोसिटी हो गया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कह देना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ द बॉडी। अब ये जो मोमेंटम है, देखो हम लोग पहले चैप्टर में ही पढ़े हैं कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इस तरह से मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। SI यूनिट क्या होगा इसका? SI यूनिट क्या होगा लिखते हैं। अब सिंपल, क्या सिंपल तो कुछ भी नहीं है। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, ये देखो मास का होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हो गया। या इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड पे पावर -1। बहुत लिखा है। हाँ, इसी को CGS में लिखना हो तब कैसे होगा? CGS पिछले वाले चैप्टर के लेक्चर में हमने बताया था कि CGS यूनिट को कैसे लिखेंगे, ऑफ मोमेंटम। तो देखो किलोग्राम को ग्राम में लिख लेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड तो वही रह जाएगा। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हो गया क्या? CGS यूनिट ऑफ मोमेंटम। कोई डाउट तो नहीं होगा। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका एप्लीकेशन ज़रूरी भी है, कैसे लगेगा जानना ज़रूरी है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 25 kg हैज़ अ मोमेंटम ऑफ 125 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी निकालना है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, जो दिया हो उसको लिख लेना चाहिए, है ना। द डाटा विच इज़ गिवन इन क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द क्वेश्चन। सो लेट्स सी, यूनिट से हम पता कर लेंगे। किलोग्राम का मतलब क्या है? मास है। ये क्या है? मास। टिडिंग 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 टिडिंग, मास 25 kg हो गया। चलो अब ये क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये बताया हमने मोमेंटम का SI यूनिट। तो मोमेंटम हो गया, यूनिट से ही पकड़ना है, अगर कुछ ना है तो यूनिट देख लेंगे, पकड़ में आ जाएगा। मोमेंटम
मोमेंटम का सिंबल P इज इक्वल टू 125 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है? वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या है? हम जानते हैं। क्या जानते हैं? अरे अभी तो पढ़ा है। मोमेंटम सिंबल P है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास, चल लिख लो भाई, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। अब ये वेलोसिटी फाइंड करना है, मास दिया है, मोमेंटम भी दिया है। चलो रखो, मोमेंटम कितना दिया है? 125 मतलब 125, मास 25, वेलोसिटी तो निकालना ही था, पकड़ना था, भाग रहा है ये। इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, वेलोसिटी, है ना। कुछ तो समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो 25 1 जा 25 एंड 25 5 जा कितना होता है? जल्दी बताओ, सोचो, टेबल पढ़ो। अरे 5 बाद में जाएगा भाई, 5 वेलोसिटी हो गया। अब इसको इधर लिख लो। अरे सिंपल, ये सिंबल फॉर्म लिख लेता हूँ, v इज इक्वल टू 5, इसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया, है ना। तो ऐसे निकाल लिया। तो जब भी क्वेश्चन दिखे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? यूनिट्स देखना चाहिए, क्या दिया है, उससे तुरंत क्लियर हो जाता है। बाकी तो ये जो अंग्रेजी छापा है ना, ये तो कभी कभी घुमाने के लिए भी छाप देता है, इसे पकड़ में आ जाता है, ठीक है। ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। ओके, अब एक बात बताओ, अभी तुमने क्या निकाला? वेलोसिटी निकाल दिया,